आर के नारायण की कहानी सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक है ज्योतिषी का एक दिन। ठीक दोपहर के समय वह अपना थैला खोलता और ज्योतिष की दुकान लगाता। दर्जन भर कौड़ियाँ, कपड़े का चौकोर टुकड़ा जिस पर कई रहस्यमय रेखाएं खींची थीं, एक नोटबुक, ताड़पत्रों की एक किताब, उसके माथे पर बहुत सी भभूत और थोड़ा सा सिंदूर लगा होता और आँखों से एक तिरछी चमक यह देखने के लिए निकलने लगती कि ग्राहक उसकी तरफ आ रहे हैं या नहीं। लेकिन सीधे साधे लोग इसे दैवी शक्ति मानकर भरोसे का अनुभव करते। उसकी आँखों की शक्ति चेहरे पर सबसे ऊपर लगी होने के कारण भी बढ़ जाती। ऊपर माथे पर प्रभावित तिलक और नीचे गालों तक फैली बड़ी काली मूंछों के बीच दमकती दो आँखें। किसी अल्प बुद्धि के लिए भी इस तरह सजी आँखें बड़ी कारगर सिद्ध होती। प्रभाव जमाने के लिए वह सिर पर गेरुआ रंग की पगड़ी भी पहनता। यह रंग हमेशा सफलता प्रदान करता था। लोग उसकी तरफ इस तरह आकृष्ट होते जैसे फूलों पर मक्खियाँ गिरती हैं। टाउन हॉल के पार्क से लगे रास्ते पर वह इमली की एक विशाल वृक्ष की दूर दूर तक फैली टहनियों की छाया में विराजमान होता। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ सवेरे से देर रात तक लोगों की भीड़ गुजरती रहती। संकरी लंबी सड़क पर दोनों तरफ तरह तरह की छोटी दुकानें लगी होती। घरेलू दवाएं बेचने वाले, चुराए हुए लकड़ी लोहे के सामान की दुकानें, जादूगर और सस्ते कपड़े की एक दुकान, जिसके लोग जोर जोर से चिल्लाकर हर वक्त लोगों को बुलाते रहते। इसी के बगल में इसी तरह शोर करने वाली एक मूंगफली विक्रेता, जो हर दिन अपनी चीज़ को एक नया नाम देता। किसी दिन बम्बई की आइसक्रीम, किसी दिन दिल्ली के बादाम, किसी राजा की सौगात, और लोग हर वक्त उससे खरीदारी कर रहे होते। भीड़ के बहुत सारे लोग ज्योतिषी को भी घेरे रहते। वह बगल में लगी मूंगफलियों के बड़े से ढेर के ऊपर धुआं देती जलने वाली आग से निकलने वाली हल्की रोशनी से ही अपना काम चलाता। यहाँ म्यूनिसिपैलिटी ने कोई रोशनी नहीं मुहैया कराई थी। दुकानों पर लगी छोटी छोटी रोशनियों से ही सबको काम चलाना पड़ता था। एक दो के पास गैस के हंडे भी थे, जिनमें से हर वक्त सूं की आवाज़ निकलती रहती। कुछ दुकानों पर खंभों से रोशनी की नंगी लपट निकलती रहती। कुछ साइकिलों के छोटे छोटे लैंपों से काम चलाते और ज्योतिषी की तरह कुछ अपनी रोशनी के बिना ही दूसरों के भरोसे गुजारा कर लेते। तरह तरह की इन बहुत सी रोशनियों से एक अलग ही मंजूर बनता, जिनके बीच में चलते निकलते लोगों की छायाएं अपना रहस्यमय समा बांध देती। ज्योतिषी को यह माहौल इसलिए बहुत सही लगता क्योंकि जब उसने ज़िंदगी शुरू की थी तब ज्योतिषी तो बनना ही नहीं चाहता था। दूसरों की ज़िंदगी में क्या होने वाला है यह जानना तो दूर, वह यह भी नहीं जानता था कि उसकी अपनी ज़िंदगी में अगले मिनट क्या होने वाला है। तब उसे न तो सितारों की कोई जानकारी थी, न उन बेचारे लोगों की जो उसके ग्राहक बनते। बातें करने में जो कुशल था, जो लोगों को खूब पसंद आती, इसलिए अनुमान और अभ्यास से इस काम में उसने अच्छी महारत हासिल कर ली। यह नहीं, दूसरे सभी धंधों की तरह यह धंधा भी उतना ही ईमान का धंधा था और दिन भर की मेहनत के बाद वह जो भी कमाई शाम को घर ले जाता वह ईमान की ही कमाई थी। उसने जब गांव छोड़ा तब यह नहीं सोचा था कि क्या करेगा। गांव में ही रहता तो वही सब काम करता जो पुरखे करते आए थे, यानी खेती का काम, शादी और बच्चे, और पुराने घर में हमेशा की तरह गुजर बसर। लेकिन यह नहीं होना था। उसे बिना किसी को बताए घर छोड़ना पड़ा था और आसपास नहीं, करीब 200 मील ज़्यादा दूरी थी दोनों स्थलों के बीच, एक समुद्र की तरह। वह कोई व्यावसायिक ज्योतिषी नहीं था। उसने अपना गांव किसी चिंता या भय के कारण गुप्त रूप से छोड़ा था।
उसे यह पेशा मजबूरी में अपनाना पड़ा था। उसके जीवन के कटु अनुभवों ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। वह मानवीय जीवन की कठिनाइयों को समझ चुका था। वह लोगों के मन की बातों को पढ़ना सीख चुका था। समय के लंबे अंतराल में अपने अभ्यास एवं अनुभव के सहारे उसने स्वयं में लोगों की समस्याओं के हल निकालने की उत्तम कला को विकसित किया था। वह अपनी चतुराई का प्रयोग करके थोड़ी बहुत भविष्यवाणी भी करता था। इस प्रकार वह लोगों को आकर्षित करता था। उसके पास मानव जाति की दिक्कतों यानी विवाह, धन और मानव संबंधों की उलझनों का एक कामकाजी विश्लेषण था। लंबे समय के अभ्यास ने उसकी अनुभूतियों को पैना बना दिया था। 5 मिनट में वह समझ जाता था कि गड़बड़ क्या है। वह एक प्रश्न के 3 पैसे लेता था और जब तक मुंह नहीं खोलता था जब तक कि सामने वाला कम से कम 10 मिनट बोल न चुके। इससे उसे दसियों जवाबों और सलाहों का सुराग मिल जाता था। जब वह सामने बैठे व्यक्ति से कहता कि तुम्हें अपनी मेहनत को पूरा फल नहीं मिल पा रहा है, तो 10 में से 9 व्यक्ति सहमत ही होते थे। या वह पूछता, क्या तुम्हारे परिवार में कोई औरत है, चाहे दूर के रिश्ते में, जो तुमसे बैर रखती हो? या फिर उस व्यक्ति के स्वभाव का विश्लेषण पेश कर देता, तुम्हारी अधिकतर परेशानियां तो तुम्हारे ही स्वभाव के कारण है और तुम्हारा शनि जहाँ बैठा है उसके चलते तुम्हारा स्वभाव इससे अलग हो भी तो कैसे हो सकता है। तुम्हारा स्वभाव तेज है और बाहर से तुम बहुत रूखे हो। यह बोलकर वह अपने ग्राहकों का दिल जीत लेता था, क्योंकि कोई कितना भी नरम दिल क्यों न हो, उसे यह सुनना अच्छा लगता है कि उसका बाह्य रूप डराने वाला है। मूंगफली वाले ने अपनी ढिबरी बुझाई और घर जाने को उठ खड़ा हुआ। कहीं से हरी रोशनी का एक कतरा ज्योतिषी के सामने जमीन की पर पड़ा। वह अपनी कौड़ियाँ और अन्य तामझाम उठाकर अपने झोले में रख ही रहा था कि यह हरी रोशनी चमकी। उसने सिर उठाकर देखा कि उसके सामने एक आदमी खड़ा है। वह समझ गया कि वह कोई ग्राहक है और कहा, तुम बहुत परेशान दिखते हो। अच्छा होगा यदि तुम थोड़ी देर बैठकर मुझसे बातचीत कर लो। वह आदमी जवाब में कुछ अस्पष्ट सा बुदबुदाया। ज्योतिषी ने थोड़ा आग्रह किया तो उस व्यक्ति ने अपना हाथ उसकी नाक के नीचे फैलाते हुए कहा, तुम खुद को बड़ा ज्योतिषी समझते हो? ज्योतिषी को लगा कि यह एक चुनौती है। उसने हरी रोशनी की तरफ अपनी हथेली घुमाते हुए कहा, तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। उस आदमी ने कहा, बकवास मत करो, कुछ काम की बात बताओ। हमारा ज्योतिषी मित्र थोड़ा चिढ़ गया। मैं एक सवाल के सिर्फ 3 पैसे लेता हूँ और जवाब ऐसा होगा कि तुम्हारे पैसे वसूल हो जाएं। यह सुनकर उस आदमी ने अपना हाथ खींचा और एक आना निकालकर उसकी ओर उछाल कर बोला, मुझे कुछ सवाल पूछना है। यदि मैंने साबित कर दिया कि तुम झांसा दे रहे हो तो तुम यह एक आना ब्याज समेत लौटाओगे, और यदि तुम्हें मेरे जवाब संतोषजनक लगें तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे? नहीं तो क्या 8 आने दोगे? ठीक है, मगर शर्त यह रहेगी कि यदि तुम्हारे जवाब गलत निकले तो तुम मुझे 2 गुना पैसा दोगे। अजनबी ने कहा। थोड़ी हुज्जत के बाद यह सौदा तय हो गया। ज्योतिषी जब मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, तभी अजनबी ने बीड़ी सुलगाई। माचिस की रोशनी में ज्योतिषी को उसके चेहरे की एक झलक मिल गई। सड़क पर भागती कारों के भोंपुओं, अपने घोड़ों पर गालियां सुनाते तांगे वालों और चहलकदमी करते लोगों की बातचीत के शोरगुल के बीच एक ठहराव सा आ गया। अजनबी बैठ गया। अपनी बीड़ी के कश खींचकर धुआं छोड़ते हुए काफ़ी निर्दयतापूर्वक बैठ गया। ज्योतिषी काफ़ी बेचैन हो उठा। उसने कहा, ये लो तुम्हारा 1 आना वापस। मैं ऐसी चुनौतियों का आदी नहीं हूँ, वैसे भी मुझे देर हो रही है। यह कहते हुए उसने सामान बांधने की तैयारी शुरू कर दी, मगर अजनबी ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, अब तुम बच नहीं सकते। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, तुमने ही मुझे रोक लिया था। उसकी पकड़ में ज्योतिषी कांपने लगा। उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ गई। आज मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे कल बात करूँगा।
मगर अजनबी ने अपनी हथेली उसके सामने फैलाकर कहा, चुनौती तो चुनौती है, चलो बताओ। ज्योतिषी का मुंह सूखने लगा। उसने कहा, शुरू किया है, एक औरत है। अजनबी ने कहा, चुप रहो, मैं यह नहीं सुनना चाहता। क्या मैं अपनी तलाश में सफल रहूँगा? इस सवाल का जवाब दो और जाओ, वरना मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक कि तुम अपना सारा पैसा मुझे नहीं दे देते। ज्योतिषी ने कुछ मंत्र वगैरह पढ़े और हिम्मत जुटाकर बोला, ठीक है, मैं बताता हूँ, पर यदि मेरी बात तुम्हें ठीक लगी तो क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे? वरना मैं मुंह नहीं खोलूँगा, तुम जो चाहे करना। काफ़ी हीले हवाले के बाद अजनबी मान गया। ज्योतिषी ने कहा, तुम मुझे एक मरा जानकर छोड़ दिया था, क्या मैं सही कह रहा हूँ? और बताओ, एक बार तुम्हें चाकू लगा था, ज्योतिषी ने कहा। ठीक बताया, अजनबी ने सीने पर निशान दिखाते हुए कहा। आगे? और फिर तुम्हें पास के खेत के कुएं में फेंक दिया गया था, तुम्हें मरा जानकर छोड़ दिया गया था। यदि वहाँ से गुजरते कुछ लोगों ने संयोग से उस कुएं में न झांका होता तो मैं तो मर ही गया होता, अजनबी ने आश्चर्य और उत्साह से बताया। फिर उसने मुट्ठी भींचते हुए पूछा, मैं उसे खोजने कहाँ जाऊँ? दूसरी दुनिया में, ज्योतिषी ने जवाब दिया। वह तो एक दूर के शहर में 4 महीने पहले मर गया, अब वह तुम्हें कभी नहीं दिखेगा। यह सुनकर अजनबी गुर्राया। ज्योतिषी ने अपनी बात जारी रखी। गुरु नानक, उसने पुकारा। तुम मेरा नाम जानते हो? अजनबी हक्का बक्का था। मैं तो बाकी सारी बातें भी जानता हूँ। गुरु नानक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस शहर में तुम्हारा गांव उत्तर दिशा में 2 दिन चलने पर आता है। अगली गाड़ी लेकर लौट जाओ। यदि तुम घर से बाहर रुके तो मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी जान को फिर एक बार खतरा है। उसने चुटकी भर भभूत निकालकर अजनबी की ओर बढ़ाई। इसे अपने सिर पर लगाकर घर लौट जाओ। फिर कभी दक्षिण की ओर यात्रा न करना, शतायु भव। मैं फिर से घर क्यों छोड़ूंगा? सोचते हुए अजनबी ने कहा। मैं तो कभी कभार घर से निकलता था ताकि उसे खोजकर उसका गला घोंटकर खत्म कर दूं। उसने निराश होकर कहा। वह मेरे हाथ से बच निकला था। मुझे उम्मीद है कि वह बुरी मौत मरा होगा। हाँ, ज्योतिषी ने कहा, वह एक बस के नीचे कुचल गया था। यह सुनकर अजनबी के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। अब ज्योतिषी ने अपना तामझाम समेटकर झोले में रखा। तब तक वह जगह पूरी तरह निर्जन हो चुकी थी। हरी रोशनी भी गुल हो गई थी और चारों ओर घुप अंधेरा और खामोशी थी। मुट्ठी भर सिक्के ज्योतिषी को देकर अजनबी भी रात के अंधेरे में गुम हो गया था। ज्योतिषी लगभग आधी रात गए घर पहुंचा। उसकी पत्नी दरवाजे पर ही राह देख रही थी। उसने देरी का कारण पूछा। ज्योतिषी ने सारे सिक्के उसकी तरफ उछालते हुए कहा, गिनो इन्हें, एक आदमी ने दिए हैं। पत्नी ने सिक्के गिनकर कहा, 12.5 आने। वह बहुत खुश थी। मैं कल थोड़ा गुड़ और नारियल खरीद पाऊंगी। बच्ची कितने दिनों से मिठाई मांग रही है, कल मैं उसके लिए अच्छी सी चीज़ बनाऊंगी। सुअर के बच्चे ने मुझे ठग लिया, उसने 1 रुपये का वादा किया था, ज्योतिषी बोल उठा। पत्नी ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? कुछ नहीं। खाना खाने के बाद चारपाई पर बैठकर उसने पत्नी को बताया, जानती हो, आज मेरे सिर से एक बड़ा बोझ उतर गया। इतने साल मैं सोचता रहा था कि मेरे हाथ एक आदमी के खून से सने हैं, इसीलिए मैं घर से भाग गया था। भागकर यहाँ आ गया और तुमसे विवाह किया। वह आदमी जिंदा है। वह सकते में थी। तुमने हत्या की कोशिश की थी? हाँ, गांव में, जब मैं एक नादान छोकरा था। एक दिन हमने शराब पी, जुआ खेला और बुरी तरह झगड़ने लगे। पर अब इस बारे में क्यों सोचें? चलो, सोने का वक्त हो गया, जम्हाई लेते हुए उसने कहा और चारपाई पर पसर गया। कहानी समाप्त। अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।